हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं ब्रिज कोर्स मॉड्यूल जो कि कक्षा 10वीं के नवीन विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2021-22 मतलब इस वर्ष लागू किया गया है। इसके 2 पार्ट हम पढ़ चुके थे। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था परमाणु संरचना के बारे में। ठीक है, पहले पार्ट में हमने परमाणु संरचना के बारे में पढ़ लिया था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और इसके बाद रुदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत हमने पढ़ लिया था, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था, और बोर का परमाणु मॉडल पढ़ लिया था हमने। परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या आदि सभी के बारे में हमने स्टडी कर ली थी। उसके बाद जो अगला पार्ट था वह था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। वह भी हमने पढ़ लिया है कि तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। न्यूलैंड के अष्टक का नियम भी हमने पढ़ा था, और लोथर मेयर वक्र भी हमने पढ़ा था। इसके बाद हम आगे आज पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त नियम भी हमने पढ़ लिए थे। आगे आज हम पढ़ेंगे प्रकाश। ठीक है, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक विज्ञान का महत्वपूर्ण विषय होता है, प्रकाश। तो इसकी सारी बेसिक जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे, जिससे कि हमें 10वीं का जब कोर्स शुरू करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायक है। जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें किसी वस्तु सेट कराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो वस्तु दिखाई देती है। यहाँ पे लिखा है वस्तु से टकराकर। ठीक है, वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत जैसे तारे, सूर्य, बारिश के मौसम में बादलों से उत्पन्न चमक, ये सारे प्राकृतिक स्रोत है। और जो मानव निर्मित स्रोत या जिन्हें कृत्रिम प्रकाश स्रोत भी कहते हैं, तो वे है चिमनी, मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब आदि। प्रकाश का सरल रेखा में गमन। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। तो प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश हेतु वस्तुओं को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो 3 प्रकार की वस्तुओं में विभाजित किया जाता है, पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं और पारभासी वस्तुएं। तो स्पष्ट है कि पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होगी? वे वस्तुएं जो प्रकाश को अपने भीतर से गुजरने देती है। प्रकाश मतलब उन वस्तुओं में से गुजर जाता है, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे कांच, वायु, शुद्ध पानी आदि। इसी प्रकार है अपारदर्शी वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश को अपने भीतर से नहीं गुजरने देती, मतलब प्रकाश उनसे आर पार होकर नहीं जा सकता, उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा आदि। इसी प्रकार होती पारभासी वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश को अपने भीतर आंशिक रूप से गुजरने देती है, उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, बटर पेपर, तेल लगा कागज। तो इस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देती। ठीक है, तो 3 प्रकार की वस्तुएं पढ़ ली हमने, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। इसके बाद आगे है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से वापस लौटना। इसमें है परावर्तक तल 2 प्रकार के होते हैं, अतः परावर्तक का 2 भागों में बांटा गया है। परावर्तक तल को 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर कोई सतह है, प्रकाश यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से आया, इस दिशा से, यहाँ से इस दिशा से आ रहा है, यहाँ पे इस वस्तु से टकराया या इस तल से टकराया और वापस इस दिशा में परावर्तित हो गया, तो यह प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन होता है। और यह परावर्तन भी 2 प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो इसमें पहला नियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तक जब प्रकाश की समानांतर किरणें किसी समतल, चिकनी एवं चमकदार सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात भी समानांतर रहती है। ठीक है, यहाँ पे स आएगा, समानांतर रहती है। इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता। तो इस प्रकार की जो किरणें आती है नियमित परावर्तन में, वह किसी चिकनी, चमकदार या समतल सतह से टकराकर आपतित होती है और प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद भी समानांतर रहती है।
ठीक है। जैसे कि प्रकाश की किरणें यहाँ से टकराएगी और वापस यहाँ जाएगी तो समानांतर रहेगी वो, ठीक है। और अनियमित परावर्तन है जब प्रकाश की समानांतर किरणें किसी खुरदुले तल जैसे दीवार, लकड़ी, पत्थर आदि पर आपतित होती है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात समानांतर नहीं रहती बल्कि सभी दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार का परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाता है। तो यह उदाहरण से हम अच्छे से समझ सकते हैं। नियमित परावर्तन का उदाहरण है जैसे प्रकाश की किरणें यहाँ आई और इस दिशा में चली गई तो समानांतर, यहाँ से आई और इधर चली गई तो समानांतर परावर्तन है, नियमित परावर्तन है। और अनियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें यहाँ से, ठीक है, आई और वो अलग अलग दिशाओं में फैल गई, ठीक है, फैल गई, तो यह हो गया अनियमित परावर्तन का उदाहरण। इसके बाद अब आगे हम देखते हैं, ठीक है, परावर्तन के नियम दे रखे हैं। तो पहले परावर्तन के नियमों को पढ़ के फिर एक बार फिर समझ लेंगे हम। तो परावर्तन के नियम है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर हम चित्र के द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये एक तल है, ठीक है, एक तल है। तो ये आपतित किरण मतलब ये जो किरण आके टकराएगी आपतित किरण है और टकरा के वापस इस दिशा में जा रही है तो ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण जो कोण बनाएगी तो कोण कहाँ से बनेगा, यहाँ पर एक लंब खींचा जाता है, ठीक है, ये एक लंब है और आपतित किरण और लंब के बीच का कोण है ये। तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, ठीक है। यहाँ दे भी रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये आपतन कोण है यहाँ से यहाँ तक वाला, और दूसरा दे रखा है परावर्तन कोण दे रखा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का, और ये अभिलंब है जो सीधी खड़ी रेखा है। इस प्रकार ये जो किरण है ये आपतित किरण है, यहाँ से जो जाएगी वह किरण परावर्तित किरण होगी। तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये बताया गया है। और आपतन कोण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। तो ये आपतित किरण है, यहाँ आके टकराई है ना, ठीक है, और ये परावर्तित किरण यहाँ से जाएगी और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये नियम पूरा होगा, परावर्तन के नियम। अब आगे है प्रतिबिंब को बनने के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके बनने के आधार पर इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाले प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी स्थान पर मिलती है तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें किसी स्थान पर वास्तव में नहीं मिलती, वो किरणें वास्तव में नहीं मिलती किसी भी स्थान पर वे आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है, तब आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो समतल दर्पण पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वह आभासी है और इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है यह जानने के लिए आवश्यक है कि हम गोलीय दर्पण, अवतल व उत्तल के विभिन्न भागों को जानें। तो गोलीय दर्पण में है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो उसके विभिन्न भागों को हमें समझना आवश्यक है। तो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये जो है मुख्य अक्ष है, तो ये गोलीय दर्पण दे रखा है, ये गोलीय दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है और ये वक्रता केंद्र बिंदु है ये वाला। और यहाँ पर है अवतल दर्पण है, परावर्तक तल है यहाँ पर, ठीक है, ये परावर्तक तल है ऊपर वाला, ये अवतल दर्पण है। उसी प्रकार ये उत्तल दर्पण है और इसका परावर्तक तल इधर है। तो इस प्रकार यहाँ पे उदाहरण चित्र द्वारा समझाया गया है। अब हम आगे देखते हैं। दर्पण का ध्रुव किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है।
उसके बाद है वक्रता केंद्र, जिस खोखले गोले को काटकर गोलीय दर्पण बनाया गया है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो जिस गोले को काट के बनाया गया है उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। इसके बाद है वक्रता त्रिज्या, जिस खोखले गोले से काटकर दर्पण को बनाया गया है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद है मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सरल रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाते हैं। तो ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य फोकस कहते हैं। और फोकस की लंबाई किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस लंबाई या फोकस की दूरी कहलाती है और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम, तो प्रतिबिंब बनने के नियम दे रखे हैं। तो यहाँ पे मुख्य अक्ष बता रखा है, ये जो है गोलीय दर्पण का जो भाग है काट के जो बनाया गया है तो ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, ये वाला उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण जो है इस तरह से उभरा हुआ रहता है और इसमें यहाँ से किरणें आपतित हो रही है। उसी प्रकार ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण इस तरह से है ये, और इसमें इसका इधर से किरणें आपतित होगी और यहाँ पर जो, तो ये इसका मुख्य अक्ष दे रखा है। यहाँ पर मुख्य अक्ष मतलब यहाँ पे जो वक्रता केंद्र है उसका, उससे उसके तल तक की जो दूरी जो है वह इसका मुख्य अक्ष कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन, तो परावर्तन देखा था, अब हम अपवर्तन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के विचलन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है, अपवर्तन कहते हैं। आइए प्रकाश के अपवर्तन की घटना को एक उदाहरण से समझे, तो उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन या चित्र द्वारा भी आप समझ रहे होंगे कि जब हम इस तरह से गिलास में कुछ डालते हैं यहाँ पर तो उसका चित्र इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। आइए प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं को एक उदाहरण से समझे। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे कांच के गिलास में डूबी पेंसिल ABC मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे पानी के गिलास में रखी हुई जो पेंसिल है वो मुड़ी हुई दिखाई दे रही, ठीक है, यहाँ मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, मुड़ी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि पानी में डूबी पेंसिल बिंदु B से C से चलने वाली किरणें जब पानी से हवा में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से चित्रानुसार मुड़कर देखने वाले की आंखों तक पहुंचती है। इस प्रकार वह मुड़ी हुई दिखाई देती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर लंबवत आपतित होती है तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। किसी पारदर्शी माध्यम की सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हम देख लेते हैं। विरल और सघन माध्यम समझ लेते हैं। विरल माध्यम और सघन, ठीक है, हमारे आसपास कई पारदर्शी माध्यम है जैसे हवा, पानी, कांच आदि। प्रकाश का अपवर्तन के लिए सदैव कम से कम अलग अलग घनत्वों के दो पारदर्शी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमेशा दो माध्यमों की आवश्यकता होती है, वो भी अलग अलग घनत्व के, जैसे हवा पानी, पानी कांच या हवा कांच आदि। हवा और पानी में हवा विरल माध्यम है, ठीक है, हवा विरल माध्यम है और पानी सघन माध्यम है। हवा विरल माध्यम इसलिए है कि हवा के कण कुछ दूर दूर होते हैं जबकि पानी के कण उसकी तुलना में अधिक पास पास में होते हैं, क्योंकि हवा का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में कम है। इस प्रकार किन्हीं भी दो माध्यमों में किसी माध्यम का विरल या सघन होना उन माध्यमों के घनत्व पर निर्भर करता है। इसके बाद यहाँ बता रखा है हवा और कांच। कांच जो है सघन माध्यम है, हवा विरल है। इसी प्रकार पानी और कांच में से पानी जो है विरल माध्यम है जबकि कांच सघन माध्यम है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे विद्युत एवं चुंबकीय पदार्थ, जो कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।